नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका नंबर्स एकेडमी के अंदर। मैं डॉक्टर बुद्धि प्रकाश मीणा पशुपालन विभाग के अंदर पशु चिकित्सा अधिकारी के पद पर कार्यरत हूँ। और पशु परिचर भर्ती के अंदर जो हम बात कर रहे हैं वो पार्ट बी की बात करने आए हैं आज। पार्ट बी की अगर बात करते हैं तो हम बताएंगे आपको कि पार्ट बी के अंदर क्या तो पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। क्यों? क्योंकि हमारा टारगेट क्या रहेगा, 45 के अंदर से 45 क्वेश्चंस को सही करना। 45 के अंदर से 45 क्वेश्चंस को सही करने के लिए आपको कम से कम पशुपालन पढ़ना पड़ेगा। आपको वहाँ पर पशुपालन पढ़ने के अंदर पशुपालन के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, एनिमल हस्बेंड्री के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, डिपार्टमेंट के अंदर क्या क्या चीज़ें हो रही हैं इस टाइम पे, इसका पता होना चाहिए आपको। क्यों? क्योंकि मार्केट के अंदर आपको कई लोग ऐसे मिलेंगे जिनको पशुपालन का भी नहीं पता और वो आपको पशुपालन पढ़ाएंगे, जबकि जितना आसान आप समझते हो उतना आसान है नहीं ये सब्जेक्ट। ठीक है, बात करते हैं हम यहाँ पर पार्ट बी की। पार्ट बी के अंदर अगर बात करते हैं तो सबसे पहले बता दें हम हमारे कोर्स क्राइटेरिया के बारे में। हमारा जो संपूर्ण कोर्स भी आएगा वो कोर्स भी आप ले सकते हैं। पार्ट बी का जो स्पेशल पार्ट है, अगर आप चाहते हैं कि आपने पार्ट ए कर रखा है और आपको सिर्फ पार्ट बी की तैयारी करनी है तो पार्ट बी भी आप ले सकते हैं और पार्ट बी के शॉर्ट नोट्स भी आपको प्रोवाइड करा सकते हैं। तीनों कोर्सेज के बारे में अगर आप जानकारी चाहते हैं तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं नंबर्स एकेडमी या मैथ्स विद भाटी सर। सब्सक्राइब कर सकते हैं नंबर्स एकेडमी मैथ्स विद भाटी सर। और जो नंबर है हमारे 9057778877 या फिर 9057887788, इन नंबर्स के ऊपर भी आप हमारे से व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करके या कॉल करके भी आप हमारे से पता कर सकते हैं। अब आते हैं हमारे मेन टॉपिक के ऊपर कि हमारा जो कोर्स क्राइटेरिया रहेगा वो क्या रहेगा। कोर्स क्राइटेरिया की अगर बात करते हैं तो पार्ट ए और पार्ट बी, पार्ट ए है हमारे पास में और पार्ट बी है। पार्ट ए के अंदर जो क्वेश्चन आने हैं वो 105 क्वेश्चन आने हैं और पार्ट बी के अंदर आने हैं हमारे वो 45 क्वेश्चन आने हैं। टोटल हमारे 150 या 150 क्वेश्चन आएंगे, 150 क्वेश्चन आने। पार्ट ए की अगर बात करते हैं तो राजस्थान के साथ में माध्यमिक स्तर का जो सामान्य ज्ञान जनरल नॉलेज, जिसके अंदर आपका दैनिक गणित विज्ञान हो गया है, गणित आ गई है, सामाजिक अध्ययन, भूगोल, हिस्ट्री, कल्चर, कला, समसामयिक विषय इत्यादि, ये सारी चीज़ें आ जाती है। इनके अंदर से अगर आपने किसी भी कंपटीशन की तैयारी करी होगी, अगर राजस्थान लेवल का कोई भी जो आपका जो एग्ज़ाम होगा, जो भी प्रतियोगिता होगी, अगर उसकी तैयारी करी होगी तो आपने राजस्थान जीके जरूर पढ़ा होगा, आपने कल्चर जरूर पढ़ी होगी, आपने ज्योग्राफी जरूर पढ़ी होगी, इसके अलावा हिस्ट्री भी आपने पढ़ी होगी। तो ये सारे सब्जेक्ट अगर आपने किसी भी प्रकार की तैयारी कर रखी होगी तो ये सारे के सारे सब्जेक्ट आपने पढ़े होंगे। स्पेशली अलग की अगर बात करते हैं हम तो अलग के अंदर हमारे पास में क्या क्या चीज़ें आती है, हमारे पास में आती है इसके अंदर सबसे ज़्यादा वो आती है मैथ्स की प्रॉब्लम आती है और जनरल साइंस की दिक्कत आती है हमारे पास में। तो मैथ्स आपको सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट भाटी सर, इनसे बेस्ट कुछ है नहीं मैथ्स के अंदर, ये आपको पढ़ाएंगे। साथ ही साथ जनरल साइंस जो हमारी है वो भी आप एक प्रतिष्ठित व्याख्याता के द्वारा ही पढ़ेंगे। जैसे ही आप ये कोर्स लेंगे आपको मैथ्स के और बाकी जीके के जो हमारे पास में रिकॉर्डेड जो लेक्चर्स हैं वो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे और साथ ही साथ लाइव लेक्चर्स के द्वारा आपकी प्रॉब्लम्स हैं वो भी आपका सॉल्यूशन किया जाएगा। अब बात करते हैं जिसकी बात करने के लिए मैं आया हूँ, वो है आपका पार्ट बी। पार्ट बी आपका 30% है ये, यानी कि आपके जो प्रश्नों की संख्या रहेगी इसके अंदर से वो 45 रहेगी। क्योंकि ये भर्ती किसने निकाली, किसके लिए निकाली जा रही है? पशुपालन विभाग के द्वारा निकाली जा रही है। तो पशुपालन विभाग के अंदर जो काम करते हैं उनको इन बारे में ज़्यादा पता होता है कि पशुपालन के अंदर बेसिकली होती क्या क्या चीज़ें हैं। आप हर किसी से पढ़ेंगे, आपको मार्केट के अंदर कई टीचर मिलते हैं जो कहते हैं कि हम एनिमल हस्बेंड्री पढ़ा देंगे, साहब ये तो सिंपल सा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। एनिमल हस्बेंड्री की अगर बात करते हैं तो एक प्रॉपर सब्जेक्ट है एनिमल हस्बेंड्री। आप विश्वास नहीं करेंगे, वर्ल्ड के जो टफेस्ट कोर्स होता है, जो सबसे मुश्किल कोर्स होता है, टफेस्ट कोर्स, वो है वेटनरी, पशुपालन, वेटनरी, पशु चिकित्सा। ये विश्व का सबसे मुश्किल कोर्स है और इस सबसे मुश्किल कोर्स के अंदर से आपको छांट के दिए जा रहे हैं ये सारे के सारे टॉपिक्स। नाम बहुत आसान लगता है हमारे को कि हाँ, जब से शुरुआत की अगर बात करते हैं तो पशुओं की प्रमुख देशी नस्लों की अगर बात करते हैं तो नाम बहुत आसान है कि नस्लें हैं, नस्लों में क्या है, गाय पढ़नी है, भैंस पढ़नी है, भेड़ पढ़नी है, बकरी पढ़नी है, ऊँट पढ़ना है, घोड़ा पढ़ना है। लेकिन इनकी नस्लें अलग अलग प्रकार से, गाय की बात करते हैं तो गाय में दूध देने वाली नस्लें अलग हैं, भार या बोझा ढोने वाली नस्लें अलग है। कुछ नस्लें ऐसी हैं जो दूध भी अच्छा देती हैं प्लस बोझा भी ढोने का काम करती है। भैंस की नस्लों की अगर बात करते हैं तो मिल्क एनिमल, दूध देने वाली नस्लें हैं, बोझा ढोने वाली अलग हैं।
बकरी की अगर बात करते हैं तो दूध देने वाले अलग है, मांस देने वाले अलग है, दूध और मांस दोनों देने वाले अलग है। भेड़ की बात करते हैं तो ऊन उत्पादन, दूध उत्पादन और साथ ही साथ मांस उत्पादन, इन सब के लिए भी हमारे पास में नस्लें हैं। तो ओवरऑल देखते हैं तो सिर्फ छोटा सा टॉपिक लगता है हमारे को कि पशुओं की नस्लें क्या हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा इसके अंदर, लेकिन पशुओं की नस्लों के अंदर हमारे पास में जितने भी हमारे जो डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं, जो भी हमारे पालतू पशु होते हैं, उन सब के बारे में पढ़ना पड़ेगा आपको। और ये आपको एक सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट ही पढ़ा सकता है, हर कोई बंदा इसको पढ़ा नहीं सकता। दूसरा टॉपिक जो हमारे डिपार्टमेंट के अंदर सबसे आता है वो है कृत्रिम गर्भाधान, एआई, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की अगर बात करते हैं तो नॉर्मली जैसे पहले जानवरों को, जैसे हमारे जो मादा पशु होते हैं उनको नर पशुओं को ले जा नर पशुओं के बाद पशुओं के पास में लेके जाया जाता है और उसके बाद में उनसे कंसीव किया जाता है। लेकिन आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के अंदर, कृत्रिम गर्भाधान के अंदर क्या होता है कि डॉक्टर आता है और हाथ से इंजेक्शन लगाता है, सीमन लगाता है और जिससे पशु कंसीव कर जाते हैं। तो कृत्रिम गर्भाधान कैसे करते हैं, कितना टेम्परेचर होना चाहिए आपका, थॉविंग कैसे करते हैं, टर्म्स आपको याद रखनी पड़ेगी, किसके अंदर इसको सेव किया जाता है, टेम्परेचर क्या किया जाता है, क्रायोगेन कितने प्रकार के होते हैं, लिक्विड नाइट्रोजन का टेम्परेचर कितना होता है, उसको असेंबल कैसे किया जाता है, ये सारी की सारी चीज़ें आपको हम बताएंगे। आपको ये डीप नॉलेज आपको जरूरत पड़ेगी, क्यों? क्योंकि आपसे इस पशुपालन के सब्जेक्ट के अंदर से डीप ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सरफेस क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। ये चीज़ समझनी पड़ेगी आपको। दूसरी बात, आगे बात करते हैं कास्ट्रेशन की, बधियाकरण की। कास्ट्रेशन की अगर बात करते हैं तो हमारे पास में लार्ज एनिमल और स्मॉल एनिमल, इन दोनों के अंदर कास्ट्रेशन करना पड़ता है, बधियाकरण करना पड़ता है। आपसे पूछा जाएगा कि कास्ट्रेशन का कारण हम करते क्यों हैं, प्लस आपसे कास्ट्रेशन की विधियां पूछी जाएगी, कौन कौन सी ऐसी विधियां हैं जिनके द्वारा कास्ट्रेशन किया जाता है। गाय के अंदर कास्ट्रेशन कैसे करते हैं, भैंस के अंदर कैसे करते हैं, भेड़ के अंदर कैसे करते हैं, बकरी के अंदर कैसे करते हैं, कुत्तों के अंदर, घोड़े के अंदर, सारे स्पीसीज के अंदर। ह्यूमन की अगर बात करते हैं, मनुष्यों की अगर मेडिकल से अगर कंपैरिजन करते हैं हम, तो मेडिकल के अंदर आपके पास में वहां पर सिर्फ एक ह्यूमन है, एक स्पीसीज है, एक जाति है, वहां पर एक प्रजाति है सिर्फ, कि हाँ आदमी का ट्रीटमेंट करना है। और आदमी चाहे राजस्थान का हो, चाहे इंडिया का हो, चाहे अमेरिका का हो, वो एक ही है, उसके अंदर वही शरीर है, वही दिमाग है, वही ऑर्गन्स है, अंग है, वो सारे का सारा। लेकिन अगर पशुओं की बात करते हैं तो हमारे यहाँ पर बहुत सारी प्रजातियां हैं। गाय घोड़े से अलग है, घोड़ा ऊंट से अलग है, ऊंट कुत्ते से अलग है। तो इन सबके में अंदर डिफरेंस आते हैं और यही डिफरेंस आपको बताना पड़ेगा। इनको इसी डिटेल पे लेकर जाने पढ़ना पड़ेगा, हमारे को कंपेरेटिव पढ़ना पड़ेगा, तुलनात्मक पढ़ना पड़ेगा। तुलना करनी पड़ेगी, गाय की बकरी से तुलना करनी पड़ेगी, बकरी की अपने को घोड़े से तुलना करनी पड़ेगी, घोड़े की कुत्ते से तुलना करनी पड़ेगी, और इन चारों की तुलना करनी पड़ेगी हमारे को मुर्गी से, क्योंकि कुक्कुट पालन या पोल्ट्री भी हमारे कोर्स के अंदर है। इसके बाद में बात करते हैं संकर प्रजनन की। संकर प्रजनन यानी कि क्रॉस ब्रीडिंग की अगर बात करते हैं तो चूंकि हमारी जो देसी नस्लें होते हैं उनसे दूध उत्पन्न कम होता है, तो हमने दूध उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्रॉस ब्रीडिंग को बढ़ावा दिया है। यानी कि जो विदेशी गाय की नस्लें हैं, उन गाय की नस्लों के साथ में हमने संकरण करवाया है हमारी देसी नस्लों का, और नई नस्लें पैदा करी है जो दूध देने के अंदर हमारी देसी नस्लों से अधिक की तरफ है। क्रॉस ब्रीडिंग की बात करेंगे। दुग्ध दोहन, दुग्ध श्रावण काल। दुग्ध दोहन यानी कि मिल्किंग, दूध निकालना। दूध कौन कौन से तरीकों से निकाला जाता है, विधियों की अगर बात करते हैं तो कौन कौन सी विधियां हैं जिनके द्वारा दूध निकाला जाता है। हाथ से भी दूध निकाला जाता है, मशीन से भी दूध निकाला जाता है। हाथ से कौन कौन सी विधियां हैं जिनके द्वारा दूध निकाला जाता है, प्लस मशीन की अगर बात करते हैं तो मशीन के अंदर कितना तो दाब रखा जाता है, कितनी उसकी पल्स रखी जाती है जिससे कि दूध निकल सके। ये सारी की सारी बात आपको करेंगे दुग्ध दोहन के अंदर। प्लस दुग्ध श्रावण काल की अगर बात करते हैं, दुग्ध श्रावण काल यानी कि दूध को निकालने के अंदर टाइम कितना लगता है हमारे को, चाहे हम हाथ से दूध निकालें चाहे मशीन से दूध निकालें, इसका दूध श्रावण काल। क्योंकि हार्मोनल के द्वारा सिक्रेट होने वाली चीजें हैं। दूध ऐसा नहीं है कि दूध आपने जस्ट बैठ गए गाय के नीचे और दूध निकालिए। क्योंकि सारी की सारी जो फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस होती हैं, जो हार्मोन्स का इफेक्ट आता है, वो हार्मोन्स का इफेक्ट पढ़ना पड़ेगा आपको कि कौन कौन से हार्मोन इसके इफेक्ट काम करते हैं, ब्लड या रक्त कहाँ कहाँ से कितना कितना होकर गुजरता है। आपको एक सामान्य जानकारी देता हूँ कि 400 ml जो रक्त होता है, अगर ये गादी से या अडर से होकर गुजरता है तब जाकर 1 ml दूध बनता है। तो ये 400 ml रक्त कैसे तो गुजरेगा, कहाँ कहाँ से होकर गुजरेगा, इसके ऊपर कौन कौन से हार्मोन्स का प्रभाव पड़ेगा, तब जाकर 1 ml दूध बनेगा। ये सारा का सारा हमारे को श्रावण के अंदर बात करनी पड़ेगी। स्वच्छ दूध उत्पादन हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, स्वच्छ दूध उत्पादन। क्योंकि दूध का जो कंजप्शन है, हमारा जो उपयोग है, वो सारा का सारा उपयोग कौन करेंगे, हम कर रहे हैं, ह्यूमन, मनुष्य कर रहे हैं। और पशुओं से कई बीमारियां ऐसी हैं जो मनुष्यों के अंदर फैलती हैं, जैसे रेबीज की बात कर लेते हैं अपन, ब्रूसेलोसिस की बात कर लेते हैं। ये जो बीमारियां हैं इनको जैसे जूनोटिक डिजीजेज कहा जाता है। ये जूनोटिक डिजीज मनुष्य से पशुओं के अंदर जा सकती है या पशुओं से मनुष्य के अंदर भी आ सकती है। तो ऐसी बीमारियों से फैलने के लिए हमारे को स्वच्छ दूध उत्पादन करना पड़ेगा कि दूध निकालते टाइम कौन कौन सी सावधानियां हमारे को बरतनी पड़ेगी। इन सब की भी हम डिटेल के अंदर बात करेंगे।
पशु एवं कुक्कुट प्रबंधन की अगर बात करते हैं, यानी कि पशुओं के अंदर तो हमारे जो भी डोमेस्टिक एनिमल या पालतू पशु आते हैं उनका, और प्लस कुक्कुट पालन यानी पोल्ट्री मुर्गियां जो हमारी हैं उन सबका आप पालते कैसे हो, प्लस साथ ही साथ उनका मैनेजमेंट कैसे करना है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। टॉपिक छोटा सा लगता है कि पशु एवं कुक्कुट प्रबंधन, मैनेजमेंट की अगर बात करते हैं तो एक बहुत बड़ा टॉपिक है, जिसके अंदर आपको उनके आवास के साथ साथ आप उनको चारे की दाने की आवास किस दिशा के अंदर बनाएंगे, कौन से मौसम के अंदर हमारे को बनाना है, कौन कौन सी सावधानियां रखनी पड़ेगी, ये सारी की सारी चीजें भी हमारे को बतानी पड़ेगी। जैविक अपशिष्टों का निस्तारण की बात करते हैं तो जैविक अपशिष्ट की बात कर लेते हैं। बायोलॉजिकल वेस्ट की अगर बात करते हैं तो हमारी प्रयोगशालाओं के अंदर जितने भी सैंपल वगैरह आते हैं वो सारे के सारे संक्रमण युक्त आते हैं। उन सैंपलों का आपको डिस्पोज कैसे करना है, उनका निस्तारण कैसे करना है, कौन कौन से सैंपल हैं जिनको आप डायरेक्ट फेंक सकते हो, कौन कौन से सैंपल है जिनको आप रेड कलर के थैली के अंदर फेंकोगे, किसको ब्लैक कलर की थैली के अंदर फेंकोगे, प्लस उनको फेंकने का तरीका क्या रहेगा, उनका डिस्पोज ऑफ कैसे करोगे, ये सारा का सारा हम आपको इसके अंदर बताएंगे। उसके बाद में हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा संतुलित पशु आहार। संतुलित पशु आहार यानी कि बैलेंस्ड राशन। संतुलित पशु आहार की आवश्यकता हमारे को वहां पर पड़ती है जहां पर हम पशुओं से पूरा का पूरा प्रोडक्शन या उत्पादन ले रहे होते हैं। पशु से हमारे को क्या चाहिए, पशु से हमारे को दूध चाहिए, उसके अलावा मांस चाहिए, मांस के अलावा अगर बात करते हैं तो भेड़ है तो ऊन चाहिए, मुर्गी है तो अंडा चाहिए हमारे को, ये सारी की सारी चीजें चाहिए। लेकिन ये सारी की सारी चीजें हमको प्राप्त करने के लिए पहले पशुओं को खिलाना पड़ेगा, और खिलाने के अंदर हमारे पास में कौन कौन सी चीजें हैं, उनका अनुपात क्या रहेगा, प्लस उनकी जो हेडिंग रहेगी, यानी कौन कौन से उनके अंदर जो अवयव हैं, वो सारे के सारे अवयव हैं वो अलग अलग कौन कौन से रहेंगे, उन सब की बात भी अपन संतुलित पशु आहार के अंदर ही करेंगे। फिर बात करते हैं चारा फसलों की। चारे के अंदर हम पशुओं को जो चारा खिलाते हैं उनके अंदर कौन कौन सी फसलें हम काम में लेते हैं, कौन कौन सी तो हमारी फसलें होंगी जिनके अंदर कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक होगी, कौन कौन सी फसलें हैं जिनके अंदर प्रोटीन की मात्रा कम होगी, उन दोनों का कॉम्बिनेशन कितना रखना है, ये सारी की सारी बात करेंगे। चारा और चारा का विकास इसके बाद में, यानी कि चारा के साथ साथ हम जैसे जंगल के अंदर अगर बात करते हैं तो बहुत बड़े बड़े ग्रासलैंड या चारागाह होते हैं, इन चारागाहों को डेवलप कैसे किया जाता है, कौन कौन सी घासें हैं हमारे पास में जिनका उपयोग हम चारागाहों के अंदर करते हैं, वो सारी की सारी बात करते हैं इसके अंदर से। स्वस्थ एवं बीमार पशुओं की पहचान करना। पशुधन परिचर की अगर बात करते हैं, पशु परिचर की अगर बात करते हैं तो संस्थाओं के अंदर, जैसा कि हमने अपने लास्ट वीडियो के अंदर बताया था, जॉब चार्ट बताया था, उसके अंदर आपको स्वस्थ पशुओं के अलावा हमारे पास में स्वस्थ पशुओं का जो काम रहेगा वो टीकाकरण का रहेगा, और बीमार पशुओं के अंदर हमारे पास में कि उनका जो भी बीमारी होए उनका इलाज करना रहेगा। ठीक है, तो वो डॉक्टर का काम है, आपका काम है सिर्फ उनको असिस्ट करने का, उनको सहायता करने का। तो पहचान करने के लिए स्वस्थ पशुओं के कौन कौन से लक्षण होते हैं, आंखें कैसी होती है, चमड़ी कैसी होती है उनकी, प्लस अगर बात करते हैं श्लेष्मा झिल्ली कैसी होती है, नाकों से पानी आता है कि नहीं आता, नाक गीली रहती है या सूखी रहती है, ये सारे के सारे स्वस्थ और बीमार पशुओं को लक्षणों का आपको कंपैरिजन करना पड़ेगा, तुलना करनी पड़ेगी, तब जाके पता लगेगा कि एक स्वस्थ पशु के लक्षण कौन से हैं और साथ ही साथ बीमार पशु के अंदर कैसे कैसे लक्षण आते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछाएंगे निम्न में से स्वस्थ पशु का लक्षण कौन सा है, या अस्वस्थ या बीमार पशु का लक्षण कौन सा है, किस लक्षण के द्वारा पता लगता है हमारे को कि पशु बीमार है या नहीं है, ये सारे के सारे हमको बात करनी है। पशुओं के अंदर अगर बात करते हैं तो अंतः और बाह्य परजीवी जो रोग होते हैं, अंतः परजीवी रोगों का मतलब हो गया कि वे रोग जो शरीर के अंदर की तरफ होते हैं और पैरासाइट के द्वारा या परजीवियों के द्वारा होते हैं। ठीक है, तो अगर सामान्य भाषा के अंदर बात करें हम, तो जो पशु के पेट के कीड़े होते हैं, जो कि जानवरों के अंदर विभिन्न प्रकार का जो चारा अपन बाहर की तरफ खाते हैं, स्पेशली अगर बात करते हैं जो बरसात का टाइम होता है, जब जानवर खुले के अंदर चरने जाता है तो उस टाइम जो चारा खाता है उसके साथ में जो परजीवी होते हैं उनके अंडे भी आ जाते हैं, और उन अंडों का विकास पेट के अंदर होने के कारण ही धीरे धीरे जानवर के अंदर पेट के कीड़ों की संख्या बढ़ने लगती है और पशु बीमार हो जाता है। तो कौन कौन से हमारे पास में अंतः परजीवी हैं जो अंदर की तरफ पाए जाते हैं, साथ ही साथ बाह्य परजीवियों की अगर बात करते हैं तो जानवरों के ऊपर जो भी जुएं चीचड़े वगैरह पाए जाते हैं उन चीचड़ों का निस्तारण कैसे करना है, साथ ही साथ उनका ट्रीटमेंट या इलाज कैसे करना है, ये भी हम आपको बताएंगे। पशुओं में टीकाकरण हमारा एक प्रमुख है। पशुओं को बीमार होने से पहले आपने सुना होगा कि बचाव ही उपचार है, यानी कि अगर आपने किसी जानवर को रोग होने से पहले बचा लिया तो ये उसके ट्रीटमेंट से ज़्यादा अच्छा है। तो पशुओं के अंदर टीकाकरण, टीकाकरण की अगर बात करेंगे तो हम बात करेंगे गाय भैंस भेड़ बकरी स्पेशली बात करेंगे, इसके अलावा बात करेंगे मुर्गियों के अंदर टीकाकरण की, और इसके अलावा कुत्तों के अंदर और घोड़े के अंदर टीकाकरण की बात करेंगे। टीकाकरण के अंदर हम बात करेंगे टीकाकरण का समय, कौन कौन से समय पे कौन कौन से टीके लगाए जाते हैं, कितने बार लगाए जाते हैं साल के अंदर, उनकी डोज रेट कितनी रहती है, यानी कि कितनी मात्रा के अंदर लगाए जाते हैं, कैसे लगाए जाते हैं, ये सारी की सारी बातें हम आपको पशुओं के टीकाकरण के अंदर बताएंगे। पशुधन प्रसार, पशुधन प्रसार की अगर बात करते हैं तो एलएसए कोर्स के अंदर पशुधन प्रसार अपने आप के अंदर एक सब्जेक्ट दे रखा है, एनिमल एक्सटेंशन।
है ना। लाइव स्टॉक एक्सटेंशन के नाम से सब्जेक्ट दे रखा है, पशुधन प्रसार। इसके अंदर हम बताते हैं कि पशुपालक से किस तरीके से बात करनी है, प्लस पशुपालक की समस्याओं का समाधान जो है वो किस प्रकार से करना है आपको। क्यों? क्योंकि हमारे पास में बहुत सारी चीजें रहती हैं। तो पशुधन प्रसार के अंदर जैसे कि हम बात करेंगे वो दृश्य श्रव्य यंत्र, ऑडियो विजुअल एड्स कौन कौन से हम काम में लेते हैं, कौन कौन से ऐसे यंत्र हैं जिनसे सिर्फ सुनाई देता है, कौन कौन से ऐसे यंत्र है जिनसे सिर्फ दिखाई देता है, कौन से ऐसे यंत्र है जिनके द्वारा दिखाई और सुनाई दोनों देते हैं। पशुगणना की बातें करेंगे, जो अभी हमारी वर्तमान में जो पशुगणना हुई है 2018 के अंदर वो हुई है 20वीं पशुगणना, उसकी बातें करेंगे हम वहाँ पर। इसके अलावा अगर बात करेंगे तो कम्युनिकेशन के तरीके, यानी कि वार्तालाप किस प्रकार से किया जाता है, कौन कौन से उनकी डेफिनेशंस हैं, क्या क्या हैं। एक्सटेंशन प्रसार की अगर बात करेंगे तो हिस्ट्री के अंदर जो एक्सटेंशन है वो कितने प्रकार की है, ये सारी की सारी बातें हम पशुधन प्रसार के अंदर करेंगे। उसके बाद में भेड़ बकरियों का स्वास्थ्य कैलेंडर, जो स्मॉल एनिमल है यानी कि जो हमारे छोटे पशु हैं भेड़ बकरी, उनका स्वास्थ्य का कैलेंडर, यानी कि उनके अंदर टीकाकरण तो कब कब किया जाना है, साथ ही साथ उनके अंदर बाह्य और अंतः परजीवी जो पाए जाते हैं उन अंतः परजीवियों का उपचार किस किस समय के ऊपर किया जाना है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। ऊन, मांस, दूध व अंडों का उत्पादन का देश व राज्य में उत्पादन व स्थान, यानी कि हमारे पास में प्रोडक्शन की अगर बात करते हैं तो प्रोडक्शन किस किस का है, ऊन का है, मांस का है और दूध का है और अंडों का है। इन चारों चीजों का प्रोडक्शन की अगर बात करें उत्पादन की, यानी कि भारत के अंदर वर्तमान साल के अंदर, वर्तमान वर्ष के अंदर, इस 2023 के अंदर कितना तो प्रोडक्शन होगा। जो डाटा है हमारे वो 2023 के रहेंगे, प्रोडक्शन हमारा 2022 का ही रहेगा। यानी कि पूरे 2022 की अगर बात करते हैं, वित्तीय वर्ष 2022 की अगर बात करते हैं, तो वित्तीय वर्ष 2022 के अंदर कुल भारत के अंदर ऊन का उत्पादन कितना हुआ है, मांस का उत्पादन कितना हुआ है, दूध का उत्पादन कितना हुआ है, अंडों का उत्पादन कितना हुआ है, प्लस किसके रेशियो के अंदर बात करेंगे हम, कंपैरिजन करेंगे कि भारत का उत्पादन कितना है और राजस्थान का उत्पादन कितना है। और साथ ही साथ बात करेंगे हम स्थान की, स्थान यानी पोजीशन, कि भारत का स्थान अंडा उत्पादन या दूध उत्पादन के अंदर कितना है, प्लस अगर बात करेंगे हम राजस्थान का स्थान अंडा उत्पादन या दूध उत्पादन के अंदर कितना है, हम इसके बारे में बात करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर बात करते हैं हम दूध उत्पादन की अगर बात करते हैं, तो दूध उत्पादन के अंदर भारत का जो स्थान विश्व में है वो प्रथम है। और जबकि भारत में प्रथम स्थान की अगर बात करते हैं वर्तमान के अंदर, तो राजस्थान दूध उत्पादन के अंदर प्रथम राज्य है। तो ये स्थान हो गया भारत का विश्व में स्थान कौन सा है, प्लस भारत में कौन सा राज्य है जो प्रथम नंबर पे है, या राजस्थान का स्थान उस कॉन्ट्रास्ट के अंदर कौन से नंबर का, ये हम बात करेंगे। प्रति व्यक्ति दूध, मांस और अंडों की उपलब्धता की बात करेंगे, पशु प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता की बात करेंगे। उपलब्धता यानी कि अगर कुल प्रोडक्शन की बात की जाए, कुल उत्पादन की अगर बात करते हैं हम, कुल उत्पादन यानी कि पूरे के पूरे दूध का उत्पादन प्रति वर्ष के अंदर कितना हुआ है, प्लस हमारी पॉपुलेशन कितनी है, और पर डे हमारे को उपलब्धता की अगर बात करते हैं, यानी कि एक आदमी को साल के अंदर कितने अंडे खाने के लिए मिलते हैं, चाहे आप खाओ चाहे मत खाओ, कुल जो हमारा अंडों का उत्पादन होगा उसके अंदर कुल व्यक्तियों की संख्या का भाग दे दिया जाएगा, तो वो हमारा आएगा प्रति व्यक्ति उपलब्धता साल के अंदर। दूध की अगर बात करते हैं तो वो प्रति दिन के हिसाब से आएगा। तो ये सारी की सारी बातें भी हम बताएंगे पूरी पूरी तुलना करने के बाद में। उसके अलावा ऊन कतरन है हमारे पास में, भार ढोने वाले पशु हैं हमारे पास में, कि भार ढोने के लिए गधों का, घोड़ों का, खच्चरों का उपयोग किया जाता है, इनकी बात करेंगे अपन। वर्मी कंपोस्ट खाद, जो कि हमारे पास में बहुत ज़्यादा उपलब्ध है और अभी ज़्यादा पशुपालकों के जो आय में वृद्धि का जो कारण रहेगा वो वर्मी कंपोस्ट खाद है। जो हमारी जो नई नई विधियां हम विकसित कर रहे हैं पशुपालकों के लिए, वो रहेंगे पशुपालन के साथ साथ जो अन्य आय के स्रोत हैं उनके ऊपर भी काम करें। क्यों? क्योंकि कृषि पशुपालन के साथ में एसोसिएटेड है। कोई भी ऐसा बंदा नहीं मिलेगा आपको, कोई सा भी ऐसा पशुपालक नहीं मिलेगा जिसके पास में जमीन ना हो या खेती ना करता हो। क्यों? क्योंकि पशुपालन के साथ साथ वो खेती, या खेती के साथ में पशुपालन वो करता ही करता है। हमारे पास में गाँव में जाकर देखिए आप, शहरी क्षेत्रों को अगर छोड़ दिया जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर जो हमारी अर्थव्यवस्था है, उस अर्थव्यवस्था के अंदर जो पशुपालन का योगदान है वो 12% से ज़्यादा है। हमारी जो जीडीपी है, सकल घरेलू उत्पाद, जो हमारी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, वो उसके अंदर पशुपालन का योगदान 12% से ज़्यादा है। तो वो पशुपालकों की आय बढ़ रही है। आज राजस्थान दूध उत्पादन के अंदर नंबर 1 आया है, वो इसी वजह से आया है क्योंकि हमने उन्नत नस्ल की जो हमारी गाय भैंस हैं उनको हमने काम किया है, प्लस उनके संतुलित आहार के ऊपर हमने ध्यान दिया है, बीमारियों से बचाव के अंदर हमने ध्यान दिया है। तो ये सारी की सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेगी आपको। पशुओं के चमड़े और हड्डियों का उपयोग क्या क्या किया जाता है। चमड़े की अगर बात करते हैं तो बेल्ट या लेदर से जो भी सामान बनाए जाते हैं उनकी बात करेंगे। हड्डियों का जो उपयोग किया जाता है वो पशुओं के अंदर कैल्शियम की कमियों को दूर करने के लिए, या पोल्ट्री के अंदर भी किया जाता है, इसकी भी हम बात करेंगे। एक टॉपिक रहता है हमारा पशुओं की उम्र ज्ञात करना, एज का डिटर्मिनेशन करना। जैसे ही पशुपालक जाता है तो हमारी अगर बात करें, जैसे हम हमारी उम्र कैसे ज्ञात करते हैं, हम जैसे जिस भी तारीख को पैदा होते हैं वो तारीख के हिसाब से बर्थ सर्टिफिकेट बना रहता है, लेकिन पशुओं के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता।
या तो जैसे ओनर जिस डेट को ब्याता है दीवार पे लग जाता है, जो साल 6 महीने बाद में खराब हो जाती है, तो उसके बाद में पशुपालकों के पास में जो तरीका बचता है वो अलग अलग तरीके दे रखे हैं, या तो आप कहीं पे लिख के रखो, या फिर सींगों के द्वारा आप ज्ञात कर सकते हो, या फिर अगर बात करते हैं तो पशु के दांतों के द्वारा भी उम्र की ज्ञात की जाती है। तो कौन कौन से प्रकार से पशुओं की उम्र ज्ञात की जा सकती है, ये सारी की सारी बातें भी हम करेंगे। पॉलीथीन से होने वाले नुकसान से पशुओं और पर्यावरण को हानि। पॉलीथीन का उपयोग सरकार के द्वारा सब बंद कर दिया गया है, लेकिन आज भी हम बात करते हैं तो पॉलीथीन हम काम में ले रहे हैं, लेकिन वो पॉलीथीन पर्यावरण पे क्या क्या इफेक्ट डाल रही है, और साथ ही साथ पशु जो खा रहे हैं उनको, क्यों? क्योंकि आवारा घूमने वाले पशुओं के पास में चारा तो खाने के लिए है नहीं, तो चारा नहीं खाते तो वो कचरा खाती हैं या पॉलीथीन खाती है, जो पेट के अंदर जाकर जमा हो जाती है। तो उस पॉलीथीन के लिए हमको क्या क्या करना पड़ेगा, उसको निकालने के लिए क्या कर सकते हैं अपन, जानवर को कैसे नॉर्मल डाइट के ऊपर ला सकते हैं, ये सारी की सारी बातें करेंगे। वर्तमान के अंदर पशु बीमा की अगर बात करते हैं तो राज्य सरकार के द्वारा प्रति पशुओं के ऊपर 40,000 के निःशुल्क बीमा किया जा रहा है। कामधेनु पशु बीमा योजना का सूत्रपात हो चुका है, और आने वाले समय के अंदर कामधेनु पशु बीमा योजना भी की जाएगी, उसके बारे में भी हम डिटेल में अंदर बात करेंगे। पशु के क्रय के समय रखी जाने वाली सावधानियां और पशु मेले। जब भी आप कोई पशु खरीदने जाते हो, पशुपालक कोई पशु खरीदने जाता है, तो वो पशु की उम्र के बारे में पूछता है, उसके उत्पादन के बारे में पूछता है, उसके नस्ल के जो लक्षण हैं वो सारी की सारी चीज़ें देखी जाती है, उसके अडर या गादी कैसी है, ये सारी की सारी चीज़ें देखी जाती है। तो खरीदने के समय जो जो सावधानियां बरती जाती है वो सारी की सारी बातें करेंगे, और साथ ही साथ हमारे जो राज्य स्तर के ऊपर 10 पशु मेलों का आयोजन जो किया जाता है, उन 10 पशु मेलों के बारे में भी हम बातें करेंगे, जिनको हम राज्य स्तरीय पशु मेलों के नाम से भी जानते हैं। तो राज्य स्तरीय पशु मेलों की बात करते हैं तो 10 पशु मेले हैं। उन 10 पशु मेलों के अंदर अगर बात करते हैं तो दोनों 10 के 10 पशु मेले कहाँ पर लगते हैं, यानी कि कौन सी तो जगह पर लगते हैं, उनके अंदर कौन कौन सी प्रमुख नस्लें हैं जो उस मेले के अंदर आती हैं, और इसके अलावा जो पशु मेले जो लगते हैं वो बेसिकली भारतीय महीनों के हिसाब से लगते हैं हमारे, यानी कि आपको उनकी तिथियां पूछी जाती हैं, यानी कि जैसे चैत्र वैशाखी अष्टमी से लेकर पूर्णिमा तक कौन सा मेला भरता है, या फिर आपको मेले का नाम दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि कौन सी जो इस तिथि को कौन सा मेला भरता है, ये आपसे पूछा जाएगा। तो प्लस इंपॉर्टेंट क्या रहेगा इसके अंदर, पशु मेले का नाम इंपॉर्टेंट रहेगा, कहाँ पर भरता है, कौन सी नस्ल इसके अंदर आती है, और साथ ही साथ कौन सी तिथि को ये पशु मेले भरते हैं, ये सारे के सारे आपको पते होने चाहिए। पशु गणना की अगर बात करते हैं तो लाइव स्टॉक सेंसस या पशु गणना की अगर बात करते हैं तो अक्टूबर 2018 से और अक्टूबर 2019 तक ही हमारी जो 20वीं पशु गणना है वो आयोजित की गई थी, और पशुपालन विभाग के द्वारा ही आयोजित की गई हो। तो उस पशुपालन विभाग की गणना के द्वारा जो पशु गणना हुई है, उस पशु गणना के हिसाब से भारत की पशु गणना कितनी है प्लस राजस्थान की पशु गणना कितनी है, पशु गणना के अनुसार भारत में राजस्थान का स्थान कौन सा है, इन सब की बात करेंगे। कितने एनिमल्स हैं, कितने परसेंटेज है, अगर तुलना करेंगे हम 19वीं पशु गणना से और 20वीं पशु गणना की, तो कौन से एनिमल्स के अंदर तो संख्या में वृद्धि हुई है, कौन से एनिमल्स की संख्या में कमी हुई है। अगर बात करते हैं जस्ट राजस्थान की अगर बात करते हैं तो कौन से राजस्थान के जिले हैं जहाँ पर सबसे कम पशुधन पाया जाता है, कौन सा जिला है जिसके अंदर सबसे अधिक पशुधन पाया जाता है, इन सब की भी बातें करेंगे। और पशु गणना शुरू कब हुई थी, कब आज़ादी के बाद में प्रथम पशु गणना कब हुई है, नस्ल आधारित पशु गणना कब चालू हुई, डिजिटल पशु गणना की अगर बात करेंगे तो वो कब चालू हुई, ये सारे के सारे डाटा हम आपको पशु गणना के दौरान बताएंगे। इसके अलावा अगर बात करते हैं हम, हमारे पास के अंदर आती है फिर गौशाला प्रबंधन। गौशालाएं हमारे डिपार्टमेंट के अंदर बात करते हैं, पशुपालन विभाग के अतिरिक्त गोपालन विभाग भी संचालित है राज्य सरकार के द्वारा, जिनके अंदर प्रतिनियुक्तियों के ऊपर पशु चिकित्सा अधिकारी और एलएसओ को लगाया गया है, और हो सकता है कि आपको भी पोस्टिंग दी जाए इसके अंदर। तो गौशालाओं के प्रबंधन कैसे किया जाता है, गौशाला के अंदर कौन कौन से रिकॉर्ड्स का संधारण किया जाता है, पशुओं की पहचान कैसे कैसे करते हैं, उनकी टैगिंग कैसे कैसे करते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें हम आपको इसके अंदर बताएंगे। साफ सफाई का महत्व, गोबर मूत्र का उचित निस्तारण वगैरह, ये सारी की सारी चीज़ें आपको बताई जाएगी। पशुओं के द्वारा जो भी प्रोडक्ट निकला जाता है, चाहे वो पेशाब हो, चाहे मूत्र हो, चाहे वो गोबर हो, उन सब का उपयोग करते हैं अपन। जैसे कि बात करें तो गाय भैंस का जो गोबर होता है उससे उपले या कंडे वगैरह बनाए जाते हैं, गौमूत्र का औषधियों के अंदर उपयोग किया जाता है, इनका निस्तारण कैसे कर सकते हैं, गोबर गैस का उत्पादन कैसे कर सकते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। पशुधन उत्पादों का वितरण, डेयरी विकास गतिविधियाँ, ये दोनों को दोनों चीज़ें हमारे डेयरी सेक्टर से आ रही हैं, जो कि हमारे आरसीडीएफ जो चलती है, राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन, ये राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन के द्वारा जो पशुपालक होते हैं वो गाँवों के अंदर डेयरियों से जुड़े रहे हैं, और वो डेयरियों को अपना दूध देते हैं, प्रति फेट के हिसाब से उनको उस दूध का मूल्य दिया जाता है। तो उनका पूरा का पूरा ढांचा क्या है, यानी आरसीडीएफ के अंतर्गत कौन कौन सी सहकारी समितियां हैं, दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियां हैं जो काम कर रही हैं, कितनी काम कर रही हैं, संभाग स्तर पे कितनी काम कर रही है, जिला स्तर पे कितनी काम कर रही है, तहसील स्तर पे कितनी काम कर रही है, उनका प्रबंधन किस प्रकार से किया जाता है, ये सारी की सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। इसके अलावा
पशुपालन विभाग की प्रमुख योजनाओं की अगर बात करते हैं तो जो सबसे अच्छी योजना जो हमारी पशुपालन विभाग की अभी माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा की गई है वो है कामधेनु पशु बीमा योजना, जिसके अंदर 40,000 के अंदर 40,000 रुपये बीमा धन का पशुओं का निःशुल्क 2 पशुओं का निःशुल्क बीमा किया जाएगा। इसके अतिरिक्त पशुपालन विभाग के द्वारा निःशुल्क पशुधन आरोग्य योजना संचालित की जा रही है, जिसके अंतर्गत पशुपालकों को निःशुल्क दवाइयाँ मुहैया करवाई जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इस सत्र से 1 अप्रैल 2023 से दवाइयों के जो पंजीकरण शुल्क जो लगता था उसको भी बंद कर दिया है। इसके अलावा पशु फार्म जो हमारे हैं उनके ऊपर विभिन्न पशुधन विकास योजनाएं चल रही हैं, पशु पोषाहार संस्थान चल रहे हैं, पशुपालकों के लिए जो ट्रेनिंग्स होती हैं, प्रशिक्षण होते हैं, उन शिविरों का भी आयोजन हम पशुपालन विभाग के द्वारा किया जाता है। तो पशुपालन विभाग की योजनाओं की अगर बात करते हैं तो कम से कम 30-35 योजनाएं हैं जो पशुपालन विभाग चला रहा है हमारे यहाँ पर, और उन योजनाओं का पता सिर्फ पशुपालकों को ही है, क्योंकि पशुपालक हैं जो सीधे पशुपालन विभाग से जुड़े हुए हैं। बाकी सारे डिपार्टमेंट से सब लोग जुड़े रहते हैं, लेकिन योजनाओं की जो जानकारी है वो पशुपालकों को ही होती है। तो काफ़ी डीप सब्जेक्ट दिया है हमारा इसके अंदर। जो पशुपालन वाला जो पार्ट है हमारा, वो पशुपालन से रिलेटेड जितनी भी योजनाएं हो गई हैं, पशुगणना हो गई, ये काफ़ी डीप पार्ट दिया गया है और ये अपने आप के अंदर बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट करेगा आपको। जब तक आप किसी स्पेशलिस्ट से इन सब की बातें नहीं करेंगे, आपको क्वेश्चनों का प्रकार समझ में नहीं आएगा, किस प्रकार से तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या क्या क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, इन सब की बात करेंगे हम डिटेल के अंदर। यहाँ पर जो भी आपका टॉपिक रहेगा, जैसे मान लो अगर बात करते हैं हम बधियाकरण कास्ट्रेशन की अगर बात करते हैं, तो कास्ट्रेशन जो का टॉपिक जो थ्योरी वाला पार्ट रहेगा, जो हमारा थ्योरी का पार्ट रहेगा, उसके साथ साथ हम आपको क्वेश्चंस भी बताएंगे कि क्या क्या क्वेश्चंस हैं जो आपसे इस पार्ट से पूछे जाएंगे, किस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, कौन कौन से ऑप्शंस इसके अंदर दिए जा सकते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें बताएंगे हम आपको। क्यों? क्योंकि हम सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हैं इस चीज़ के लिए, हम जुड़े हुए हैं, विभाग से जुड़े हुए हैं, आपको पढ़ाने से जुड़े हुए हैं, पशुपालन से जुड़े हुए हैं चीज़ें। तो पशुपालन विभाग के द्वारा जो हमारा पशुधन परिचर की जो भर्ती है 2023, और इसके जो 45 क्वेश्चन हैं, हम चाहते हैं कि ये 45 के 45 क्वेश्चन आपके ठीक हों। इस क्वेश्चन के अंदर 45 के अंदर से मैं कभी नहीं चाहूँगा कि आपके 44 नंबर भी आए। ये आपके होने चाहिए कम से कम 45 मार्क्स होने ही होने चाहिए। आपका जो बेसिक, मैंने लास्ट वीडियो के अंदर भी कहा है, आपका जो कंपटीशन रहेगा वो रहेगा सबसे ज़्यादा वो एलएस है, पशुधन सहायक, और कृषि पर्यवेक्षक, इन दोनों से ही रहेगा सबसे ज़्यादा आपका। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये सारी चीज़ें पढ़ रखी है, उन्होंने कोर्स किया है बाकायदा इस पशुपालन के लिए, तो उनको इन चीज़ों के बारे में नॉलेज ज़्यादा है ना। तो उनके बराबर खड़े होने के लिए आपको पशुधन सहायक और कृषि पर्यवेक्षक जो होते हैं, जिन्होंने ये पशुपालन पढ़ रखा है, एनिमल हस्बेंड्री पढ़ रखी है, उनके बराबर लाने के लिए हम आपके पास में हैं। इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ, हमेशा से कहूँगा मैं आपसे कि एक कदम अगर उनसे आगे बढ़ना चाहते हो आप, अगर एक कदम आप उनसे बढ़ना चाहते हो कि पशुपालन विभाग के योजनाओं के बारे में भी जानना चाहते हो, आप चाहते हो कि एलएसएसआर इनसे आगे निकले, आप जो हमारे कृषि पर्यवेक्षक हैं उनसे आप आगे निकले, तो इन कृषि पर्यवेक्षकों से आगे निकलने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा पशुपालन, और डिटेल के अंदर थोड़ी सी जानकारी या बेसिक जानकारियों से काम नहीं चलेगा आपका। यहाँ पर बेसिक जानकारियों से काम क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि हमारे क्वेश्चंस जो रहेंगे, एग्जाम की जो आपकी जो योग्यता है वो 10th पास दी गई है, लेकिन पशुपालन वाला जो मैटर आएगा वो आपका कम से कम मान के चलो 12th पास वाला लेटर, जो एनिमल हस्बेंड्री वाला पोर्शन एग्रीकल्चर के अंदर, और जो 2 साल का जो डिप्लोमा होता है एलएसए का, वहां से आएगा वो पोर्शन, और उसके बराबर खड़े होने के लिए आपको डिटेल्स में होनी चाहिए। ये डिटेल्स होने के लिए आपके पास में क्या होता है, इन डिटेल्स के लिए आपको क्या चाहिए, ये डिटेल्स आपको रहती हैं। ये डिटेल्स आप तभी पता कर सकते हो जब आप हमारे साथ में जुड़ोगे। तो ये सारी की सारी डिटेल्स मैंने आपको बताई है, नंबर्स हमने आपको डीएम कर दिए हैं। डायरेक्ट अगर आप जानना चाहते हो तो भाटी सर के साथ में ये सारी की सारी चीज़ें आपको नंबर बता दिए हैं मैंने आपको, 9057778877, 9057887788। ये नंबर हैं भाटी सर के, आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो और उनसे किसी भी प्रकार की क्वेरी हो उनको आप बात कर सकते हैं। संपूर्ण कोर्स हमने आपको बता दिया है, पार्ट बी स्पेशल कोर्स बता दिया है, पार्ट बी के जो शॉर्ट नोट्स प्लस साथ में टेस्ट सीरीज होगी उसके बारे में भी हमने आपको बताया है। तो कोर्स की जो भी राशि रहेगी वो आपको भाटी सर बताएंगे। एक जेन्युइन हमने फीस रखी है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चीज़ का फ़ायदा मिल चुके। चूँकि हमारी जो क्लासेस रहेंगी वो सारी की सारी ऑनलाइन रहेगी, लाइव क्लासेस के अंदर आप जो भी डाउट हैं वो आपके वो सारे के सारे डाउट आप क्लियर कर सकते हो, और सारे के सारे डाउट क्लियर करने के साथ साथ हम आपकी जितनी भी समस्याएं होंगी पशुपालन से संबंधित हो चाहे वो जनरल सब्जेक्ट से संबंधित हो, वो सारी के सारे डाउट्स हम क्लियर करेंगे, और हमको ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन लेना है। देखो बच्चों, एक चीज़ हमेशा याद रखना, जो मैं शुरू से कहता आया हूँ, या तो आपका सिलेक्शन होता है, सिलेक्शन के दो ही हैं आपके पास में, या तो आपका सिलेक्शन होता है या आपका सिलेक्शन नहीं होता है, दो ही चीज़ें हैं।
सिलेक्शन होने के अंदर और नहीं होने के अंदर 0.001 मार्क्स का भी फर्क आता है। आपने देखा हो कहीं आपके जानकार होंगे जिनके 0.001 मार्क्स कम आए हैं और सिलेक्शन से नहीं हुआ है। कट ऑफ जो आती है, आपने नंबर नंबर ला लिए, 90% नंबर ला लिए हैं, अगर आपने 95% नंबर ला दिए हैं, लेकिन अगर आप कट ऑफ से नीचे हो और आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो आपका 95 नंबर लाने का भी कोई मतलब नहीं है। हमारा जो मेन उद्देश्य रहेगा वो रहेगा आपके सिलेक्शन के ऊपर ही रहेगा, क्योंकि ये मौका आपको डिपार्टमेंट ने 30 साल बाद, आपको हकीकत में बता रहा हूँ मैं आपको, पशुपालन विभाग के अंदर पशुधन परिचर की जो भर्ती निकली है, पशु परिचर की जो भर्ती निकली है, वो डिपार्टमेंट के अंदर 30 साल बाद के अंदर निकली है और आने वाले समय के अंदर इस भर्ती के अलावा दोबारा कोई भर्ती होने की संभावना नहीं है। तो आपके पास में एक बहुत अच्छा मौका है जिसके अंदर आप इस भर्ती के अंदर तैयारी करें और सिलेक्शन लें। फीस क्राइटेरिया भाटी सर बताएंगे आपको, प्लस आपको सैलरी के बारे में मैं आपको पहले वाले वीडियो के अंदर बता ही चुका हूँ कि आप बहुत अच्छी तैयारी करें हमारे साथ में और ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन लें आपके। क्यों? क्योंकि पार्ट ए आपका मुझे लगता है कि पहले से काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और आपको पार्ट बी के ऊपर ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हमारा कंपटीशन जनरल लोगों से नहीं है, हमारा कंपटीशन LSA और एग्रीकल्चर सुपरवाइजर वाले लोगों से है। तो उनके बराबर पढ़ना पड़ेगा, उनसे ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा और उनसे ज़्यादा समय देंगे हम, तब जाके ही हम चयन कर पाएंगे, हम सिलेक्शन ले पाएंगे। और एक सरकारी नौकरी की इंपॉर्टेंस एक बेरोजगार से ज़्यादा कौन समझ सकता है, आप जानते ही हैं आप। इसी के साथ मैं अपना यहाँ पर ख़त्म कर रहा हूँ और जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा जो भी क्वेरीज हैं आपकी वो भाटी सर के नंबर्स पे आप बता दीजिए। इसके अलावा कोई भी समस्या होगी उसका समाधान हमारे द्वारा किया जाएगा। धन्यवाद।